Good morning, everyone. With the permission of Honorable Justice Shri Anand Pathak sir, the patron of this program, I start this program. As you all know, this program has been organized for legal awareness of not only the judges and advocates, but also the litigants, the biggest stakeholders of judiciary. Today's program, as you all know, is based on the topic of CCTV footage evidence. As we all know, that CCTV cameras have become an ubiquitous part of our society, and they're almost installed everywhere at every place in the society, be the government institutions or private institutions, even small shops and residential complexes have CCTV cameras. The main purpose, as you know, of installing the CCTV cameras is to record any incident which happens so that later on it can be used for the purpose of proving it in the court of law. CCTV camera footage can not only be produced in criminal cases but also in civil matters. Today, we are going to have an overview of the CCTV footage evidence. But before we start the CCTV footage part, first we'll have a look as to what exactly evidence is, then what is data, what is electronic data, what is electronic evidence, and what are the various types of electronic evidence, and then we'll come to CCTV evidence. Data, as you know, is defined in Section 3 of the Indian Evidence Act, which defines evidence as oral evidence and documentary evidence. Electronic documents are included in documentary evidence. Section 220 of the Information Technology Act defines electronic record as data, record, image, or sound stored, received, or sent in an electronic form. Section 210 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डिफाइन करता है किसी भी इंफॉर्मेशन नॉलेज फैक्ट कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस को जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के में प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है. इन शॉर्ट डेटा हर वो चीज़ है जो कि कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में सेव की जा सकती है और उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और एक कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई प्रोबेटिव वैल्यू है और जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. ऐसी इंफॉर्मेशन पिक्चर्स, वॉइस के फॉर्म में जनरेट हो सकती है, स्टोर हो सकती है, एक्सेस की जा सकती है, प्रोसेस की जा सकती है. अब जब हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो इसको जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको एडमिसिबल हम किन आधारों पर करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में. जैसा हम जानते हैं कि प्राइमरी एविडेंस दो तरह की एविडेंस होती है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामले में प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होती है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जनरेट की गई हो, स्टोर की गई हो, प्रोसेस की गई हो. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन जिससे कि मैसेज सेंड किया गया है, वो मोबाइल फ़ोन अपने आप में प्राइमरी एविडेंस होता है. और जब ऐसे डेटा को कॉपी करके किसी पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी ड्राइव में रखा जाता है तो वो डेटा सेकेंडरी एविडेंस के फॉर्म में होता है. महत्वपूर्ण केस लॉ है, इंपॉर्टेंट केस लॉ अनवर पीके वर्सेस पीके बशीर 2014-10 SCC 473, जिसमें कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तब वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होगा एज पर सेक्शन 62 एविडेंस एक्ट, और तब सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है. जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल हो वहां पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन ये रूल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामलों में एप्लीकेबल नहीं होता. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामलों में नॉर्मली सेकेंडरी एविडेंस ही दी जाती है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नॉर्मली बड़े कंप्यूटर्स या सर्वर्स में सेव होती है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इतने बड़े सर्वर्स को उठा करके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करें, क्योंकि न केवल इससे उन सर्वर्स की फंक्शनिंग हैम्पर होगी, बल्कि उसको लाना और ले जाना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मामलों में सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस की जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से प्रूव किया जा सकता है? बाय प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग, section 65A of the Evidence Act के according, the contents of electronic document can be proved according to the provisions of section 65B. सेक्शन 65B क्या कहता है कि जहां पर ओरल एविडेंस की जरूरत हो किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, वहां पर ऐसे व्यक्ति की सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की जा सकती है जो कि उस सर्टिफिकेट में इस बात को लिख करके दे कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो डेटा स्टोर किया गया, प्रोसेस किया गया या ट्रांसमिट किया गया है, और ऐसा सर्टिफिकेट इमेज इन पॉइंट्स को मेंशन करे जो कि सेक्शन 65B में दिए गए हैं, और तब ऐसा सर्टिफिकेट एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। ये देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कई प्रकार की होती है। हमारे सामान्य दिनचर्या में हम अपनी आंखों से स्वयं देखते हैं या उसको फील करते हैं, जैसे कि ईमेल, कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल फोटोग्राफ्स, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जब हमने ये देख लिया कि कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो इनको प्रूव कैसे किया जाएगा अलग अलग टाइप की एविडेंस को इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ईमेल को हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि ईमेल का प्रिंट आउट उसके हेडर के साथ निकालेंगे और साथ में सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट उसमें लगा देंगे। कंटेंट वेबसाइट के लिए भी यही तरीका है कि वेबसाइट के कंटेंट्स को का प्रिंट आउट निकालेंगे और साथ में सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगाएंगे। मैसेजिंग ऐप्स में भी यही तरीका है, चाहे व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स हैं, उनमें हम उस मैसेजिंग ऐप से जो पर्टिकुलर मैसेज को प्रूव करना है उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट उसके साथ हम संलग्न कर देंगे। हार्ड डिस्क के कंटेंट्स को भी ऐसे प्रूव किया जा सकता है कि जो भी कंटेंट है हार्ड डिस्क का, उसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके साथ सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट हम संलग्न कर देंगे। ये डिफरेंट मोड्स हैं सेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने के। अब हम आते हैं सीसीटीवी फुटेज, जो कि अपने आप में एक अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सीसीटीवी फुटेज को समझने से पहले हम ये देखें कि सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सीसीटीवी फुटेज आजकल सब जगह दिखते हैं, चाहे रोडवे हो, ऑफिस हो, होम हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो। सीसीटीवी डायरेक्ट और बेस्ट एविडेंस होती है। किसी भी न्यायालय को वो किसी भी निश्चायक निर्णय पर पहुंचने के लिए सबसे अच्छी साक्ष्य होती है और उसके बिना किसी कॉर्पोरेटिव एविडेंस के हम पहुंच सकते हैं। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने किशन त्रिपाठी विरुद्ध स्टेट 2016 लॉसूट दिल्ली 1160 में ये कहा है कि जब हम किसी भी सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो ये ठीक वैसे ही होता है कि वो व्यक्ति घटना के समय वहीं पर उपस्थित हो और अपनी आंखों से स्वयं वो घटना देख रहा हो। यद्यपि जब वो सीसीटीवी फुटेज चलाया जा रहा होता है तब वो व्यक्ति वहां पे नहीं होता, किंतु वो होता वैसे ही है जैसे कि उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा हो। एक महत्वपूर्ण तथ्य सीसीटीवी फुटेज का ये है कि यदि उसको यह प्रूव कर दिया जाए कि वो टेम्पर प्रूफ है, उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, तब वह सबसे बेस्ट एविडेंस किसी भी इंसिडेंट की हो जाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डायरेक्ट और बेस्ट एविडेंस होती है। कोर्ट को कहीं भी इंफरेंस पे पहुंचने में अत्यंत सहायक होती है बिना किसी कॉर्पोरेटिव एविडेंस के, और यदि ये प्रूफ हो जाता है कि वो टैंपर नहीं हुई है तो वो किसी भी घटना की बेस्ट एविडेंस होती है। अब सीसीटीवी फुटेज में हम ये देख लें कि सीसीटीवी कैमरा काम कैसे करता है, उसका एक बेसिक आइडिया हम समझ लें। तो सीसीटीवी सिस्टम जो है एक या एक से अधिक कैमरों का एक जाल होता है जिसमें वीडियो, ज्यादा अधिकतर वीडियो, कभी कभी ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है।
ऐसा कैमरा जो है वो कंप्यूटर सर्वर के माध्यम से डीवीआर या एनवीआर से कनेक्टेड रहता है। डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर या एनवीआर यानी नेट वीडियो रिकॉर्डर। कोई भी पिक्चर वीडियो जो कैमरे के सामने आती है वो कैमरे के मॉनिटर के माध्यम से डीवीआर पे या एनवीआर पे रिकॉर्ड होती है। यदि एनालॉग या डिजिटल कैमरा इस्तेमाल हो रहा है तो जो जो भी मैटर है, जो भी फुटेज है वो डीवीआर पे रिकॉर्ड होता है। और यदि कैमरा इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बेस्ड है तो मैटर एनवीआर पे रिकॉर्ड होता है। इसको हम ऐसे समझ लें कि जब डीवीआर एक प्रकार से हार्ड डिस्क हो गई जिसपे कि सारा मैटर रिकॉर्ड हो रहा है, और एनवीआर नेट के कनेक्शन से होता है कि कोई भी कैमरा इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर वो कैमरा इंटरनेट से सॉफ्टवेयर या ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है और उस सॉफ्टवेयर ऐप के माध्यम से सारी डेटा स्टोर होता है। किसी भी कैमरे में जो फाइल्स स्टोर होती हैं वो सीरियल नंबर, डेट वाइज और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ होती हैं। ऐसा मार्क, ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कैमरे के सॉफ्टवेयर से, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। इस प्रकार सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो सीसीटीवी कैमरा ऑटोमेटिकली काम करता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब जब हमने ये देख लिया कि सीसीटीवी कैमरा काम कैसे करता है उस तो हम ये कोई भी घटना घटती है तो हम ये देखते हैं कि उसको रिकॉर्ड होने के बाद उस घटना का यदि सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या-क्या संभावनाएं होती हैं। तो जब भी कोई वीडियो या ऑडियो सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो 2 परिस्थितियाँ आ सकती हैं। या तो डीवीआर हार्ड हार्ड ड्राइव डीवीआर की या एनवीआर प्राइमरी एविडेंस के फॉर्म में प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में। या फिर जो रेलेवेंट पोर्शन है जो फुटेज है पर्टिकुलर फुटेज उसको हार्ड ड्राइव से कॉपी करके एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी ड्राइव में स्टोर करके कोर्ट में सेक्शन 65 बी के सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस कर दिया जाता है। इस प्रकार 2 तरीके हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस होगी या फिर सेकेंडरी एविडेंस होगी। लेकिन नॉर्मली ऐसे डीवीआर या एनवीआर को प्रोड्यूस कर पाना संभव नहीं होता कोर्ट में, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी अमुक व्यक्ति के कैमरा जो कि इंस्टॉल है उसके घर के बाहर और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस अमुक व्यक्ति के कैमरे का फुटेज लिया जाता है। अब यदि उस अमुक व्यक्ति के कैमरे के फुटेज की कॉपी बना ली तो सेक्शन 65 बी के साथ हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहें कि पूरी ओरिजिनल और डीवीआर या एनवीआर प्रोड्यूस करें तो उस अमुक व्यक्ति को कितनी प्रॉब्लम होगी, वो अपनी डीवीआर एनवीआर क्यों देगा। यदि वो डीवीआर और एनवीआर दे देगा तो उसके खुद के घर के बाहर जो कैमरा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और फिर ये पर्टिकुलर डीवीआर एनवीआर कितने दिनों तक कोर्ट में रहेगा इसकी कोई एक क्लैरिटी नहीं होती। और फिर वो वापस जाएगा, उतने दिनों के बीच की फुटेज वो नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कोई कैमरा में कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का डीवीआर, एनवीआर यदि प्रोड्यूस किया जाता है, तो उतने समय के लिए पूरे इंस्टीट्यूशन में रिकॉर्डिंग रुक जाएगी और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेकेंडरी एविडेंस नॉर्मली प्रोड्यूस की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज को प्रूव कैसे किया जाता है कोर्ट। तो जब सीसीटीवी फुटेज किसी कोर्ट में तो एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको एक से अधिक व्यक्तियों के एग्जामिनेशन या साक्ष्य के माध्यम से प्रूव किया जा सकता है। जिन साक्ष्यों की साक्ष्य ली जाएगी वो इस बात को प्रूव करेंगे कि जो भी फुटेज था वो ओरिजिनल है, उसके कंटेंट्स सही हैं और उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। एक महत्वपूर्ण केस लॉ है के रामाजयम और पप्पू विरुद्ध इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2016 CRNG 542। इस पर्टिकुलर न्याय दृष्टांत में एक लूट और मर्डर की घटना घटी थी जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी। ओरिजिनल डीवीआर को सीज किया गया था और स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी में उसको एग्जामिन किया गया था। जो सस्पिशियस व्यक्ति था उसके कैमरे की फोटो और एक्यूज्ड की फोटो को साइंटिफिक ऑफिसर द्वारा मैच किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने
उस व्यक्ति की भी एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था, और जिस व्यक्ति ने हार्ड ड्राइव निकाली थी उसकी उसकी भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। उस साइंटिफिक ऑफिसर की भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी जिसने कि ओरिजिनल डीवीआर को लेबोरेटरी में एग्जामिन किया था, और साथ ही उस साइंटिफिक ऑफिसर की भी साक्ष्य ली गई थी जिसने कि सस्पिशियस पर्सन जो कैमरे में दिख रहा था और जो अक्यूज्ड है, दोनों की फोटोग्राफ्स को मैच किया था। और उक्त न्यायाधिष्ठान में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को सफिशिएंट एविडेंस मानकर अक्यूज की कन्विक्शन को मेंटेन किया था। अर्थात यदि हम देखें तो एक से अधिक व्यक्तियों की साक्ष्य मात्र सीसीटीवी फुटेज के संबंध में अंकित की गई, और उन व्यक्तियों की साक्ष्य के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य के आधार पर ही अक्यूज के विरुद्ध मामला प्रमाणित माना गया। एक अन्य न्यायाधीश किशन त्रिपाठी विरुद्ध राज्य 2016 लॉसूट दिल्ली 1160 महत्वपूर्ण है, जिसमें कि एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस में मर्डर हुआ था, जहाँ पे की एंट्रेंस में कैमरा इंस्टॉल था और बेसमेंट में भी फैक्ट्री के कैमरा इंस्टॉल था। तो इस मामले में ओरिजिनल डीवीआर से कॉपीज बनाई गई, पेन ड्राइव में उनको स्टोर करके कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया गया सेक्शन 65 के साथ। और जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस थे उनके एग्जामिनेशन के दौरान पेन ड्राइव को कोर्ट में रन किया गया और एविडेंस रिकॉर्ड की गई कंटेंट्स ऑफ फुटेज को लेकर के, और अक्यूज के आइडेंटिफिकेशन उसके स्टिल फोटोग्राफ से मैच करके लिए गए और रिकॉर्ड में कराए गए। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने उक्त फुटेज पे भी रिलाई किया था और फुटेज को सही माना था और ओरिजिनल माना था। इसी प्रकार से एक अन्य नया दृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध राजा राजेश 2016 क्राइम्स हाईकोर्ट बॉम्बे, ये भी उक्त नया दृष्टांत में भी ऐसा मामला हुआ था कि एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, बाद में उसकी डेथ भी हुई थी। तो उस बच्चे को जिन लोगों ने किडनैप किया था उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जा रहे थे, और उसकी फेस जो पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल भराने के लिए रुके तो बच्चे की फेस उस सीसीटीवी कैमरे में पेट्रोल पंप पे जो इंस्टॉल था सीसीटीवी कैमरा उसमें आ गई थी। इसमें इस मामले में जिस व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरा पेट्रोल पंप पे लगाया था उसकी साक्ष्य एग्जामिन हुई थी, जिस व्यक्ति ने ओरिजिनल डीवीआर निकाला था उसकी साक्ष्य ली गई थी, जो मृतक बालक था उसकी साक्ष्य ली गई थी, और वे व्यक्ति जिनके समक्ष सीसीटीवी फुटेज वो पंचान जो पंचों के सामने जिनके सामने सीसीटीवी फुटेज चलाया गया था उनकी साक्ष्य ली गई थी। इस प्रकार पेट्रोल पंप के मैनेजर को एग्जामिन किया गया था, साइंटिफिक ऑफिसर जिसने कि सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया था उसकी साक्ष्य ली गई थी, और जो रिलेवेंट पोर्शन था वो सीडी में सेक्शन 65 बी के साथ प्रोड्यूस किया गया था, और वो साइंटिफिक ऑफिसर जिसने कि सीडी के कंटेंट्स को सही माना था उसकी साक्ष्य भी अंकित की गई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण नया दृष्टांत जो जिसका हम डिस्कशन कर सकते हैं वो है टोमैसो ब्रूनो विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी एआईआर 2015 सुप्रीम कोर्ट 1412, जिसमें ये कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है बेस्ट एविडेंस है, और उक्त न्याय दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र इस आधार पर आरोपी को छोड़ दिया था कि सीसीटीवी फुटेज प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस कर सकता था, किंतु सीसीटीवी फुटेज प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस नहीं किए, और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस होता तो उक्त आधार पर आरोपी को दोषी माना जा सकता था। अर्थात हमने जो अभी पहले के न्यायाधीश देखे उनमें सीसीटीवी फुटेज पर रिलाई किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, और आरोपी को दोषी माना। इस न्याय दृष्टांत में ये माना कि सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, और यह कहा कि यदि सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस किया गया होता तो ये माना जा सकता, और उसकी यदि प्रूफ होता तो माना जा सकता था कि आरोपी ने अपराध कार्य किया था। इस प्रकार हम देखेंगे आज हमने क्या क्या ग्रांट किया। हमने ये देखा कि सीसीटीवी फुटेज बेस्ट एविडेंस होती है किसी मामले में। हमने ये देखा कि सीसीटीवी फुटेज डायरेक्ट एविडेंस होती है, ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है। हमने ये देखा कि यदि ये प्रूव कर दिया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज ओरिजिनल है और टैंपरिंग नहीं हुई है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होती है किसी भी घटना की। हमने देखा कि जहाँ पे ओरिजिनल डीवीआर या एनवीआर सीज हुई है
तो उसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में मानेंगे और सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। और जहाँ पे कॉपी बनाई गई है ओरिजिनल डीवीआर एनवीआर से और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तब सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और साथ में चेन ऑफ कस्टडी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी चेन ऑफ कस्टडी को भी करना होगा। हमने ये भी देखा कि कोर्ट को जब भी सीसीटीवी फुटेज के संबंध में न्यायालय कोई साक्ष्य अंकित करती है तो सीसीटीवी फुटेज को चलाना चाहिए और कोर्ट न्यायालय को सीसीटीवी फुटेज में जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए अपनी डिपोजिशन में भी लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है वो उस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऑपरेशन के कंट्रोल में है या मैनेजमेंट में है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है। और चेन ऑफ कस्टडी एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कि मल्टीपल सर्टिफिकेट्स भी मल्टीपल विटनेसेस से लिए जा सकते हैं। Like in case of Maharashtra State versus Rajesh, certificate was given by manager of petrol pump, एक सर्टिफिकेट इंचार्ज ऑफ सीसीटीवी सर्विस द्वारा दिया गया था, एक साइंटिफिक ऑफिसर जिसने फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया था। इस प्रकार 3 अलग-अलग लोगों ने सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट दिया था और इस तरह से वो चेन ऑफ कंट्रोल कंप्लीट हुई थी और वो फिर जाकर के मामला उसमें प्रमाणित हुआ। हमने ये भी देखा कि डीवीआर या एनवीआर को फोरेंसिकली एग्जामिन कराया जाना आवश्यक नहीं है जब तक कि डीवीआर एनवीआर या उससे बनाई गई उससे लिए गए मैटर की कॉपी के जेन्युइननेस पे कोई सवाल ना उठा या ऐसी कोई साक्ष्य लेख पे आई हो जिससे कि डीवीआर एनवीआर या उससे बनाई गई कॉपी के जेन्युइननेस या ट्रूथफुलनेस पे प्रश्न चिन्ह उठता हो, तब तक उसके फोरेंसिक एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है। अंत में एक न्यायाधिष्ठान जो महत्वपूर्ण न्यायाधिष्ठान है जो वर्ष 2020 में रिपोर्ट हुआ है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। अर्जुन पंडित राव कोटकर विरुद्ध के गोरंट्याल 2020 7 SCC 1। उप न्यायाधिष्ठान की मैं समरी थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। उप न्यायाधिष्ठान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये होल्ड किया है कि वेर एन ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड इट इज एडमिसिबल विदाउट एनी सर्टिफिकेट। अर्थात जहाँ पे ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसको बिना सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट के एडमिसिबल किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी होल्ड किया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का आउटपुट है उसको एडमिसिबल किया जा सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, किंतु उसके लिए सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट आवश्यक है। एक अन्य न्यायाधिष्ठान थे एक अन्य मामले सॉरी एक अन्य पॉइंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित किया वह यह है कि ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है सर्टिफिकेट के मामले में। वहाँ पे जहाँ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वहाँ सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ ओरल एविडेंस से अपना काम चला लें। उप न्यायाधिकरण में यह भी कहा गया है कि जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की अप्रोप्रिएट स्टेजेस बताई गई हैं कि क्रिमिनल मामले में स्टेज ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट के साथ ही सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। सिविल मामलों में जब क्लेम प्रेजेंट होता है या रिटन स्टेटमेंट आता है तो ऐसी स्टेज पर सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि ऐसी पार्टी जिसके कंट्रोल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कि सर्टिफिकेट को मंगा लिया जाए और कोर्ट सेक्शन 91 या 311 सीआरपीसी या ऑर्डर 16 सीपीसी के अंतर्गत और सेक्शन 165 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन को अलाउ करके ऐसे व्यक्ति से सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट कॉल कर सकती है। और ऐसा यह भी कहा गया है कि जहाँ पे किसी पार्टी द्वारा पूरे प्रयास कर लिए गए हैं किंतु उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट किसी थर्ड पार्टी से नहीं ले पाई है तो ऐसे मामलों में ऐसे पार्टी को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने से छूट भी दी जा सकती है। तो इस प्रकार ये एक नई चीज है कि यदि उसके द्वारा पूरे प्रयास कर लिए गए हों और साक्ष्य अभिलेख पर ये सारे तथ्य आ गए हों कि उसने पूरा प्रयास किया किंतु सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट उसे नहीं मिल पाया तो हम उसे सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने से छूट भी दे सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है उक्त इस न्याय दृष्टांत का और ये सीसीटीवी फुटेज कैमरा में भी लागू होगा। और सबसे लास्ट जो सीसीटीवी फुटेज कैमरा की सीसीटीवी फुटेज की एविडेंस की बात जो इसी न्याय दृष्टांत में से लागू होती है वो ये है कि
यदि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से कोई मैटर लिया गया है, ओरिजिनल रिकॉर्ड से कोई कॉपी की गई है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल को ये ज़रूरी नहीं कि वो सारा रिकॉर्ड को प्रिज़र्व करे, ओरिजिनल रिकॉर्ड अर्थात यानी किसी पे प्राइवेट व्यक्ति के घर के सामने के लगे किसी कैमरे से कोई फुटेज की एविडेंस रिकॉर्ड में प्रोड्यूस की गई है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो प्राइवेट व्यक्ति उस पर्टिकुलर फुटेज को प्रिज़र्व करके रखे। तो इस प्रकार कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उक्त लेटेस्ट न्याय दृष्टांत में बताए गए हैं, जिसे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। And at the end, once again, I thank Honorable Justice Shri Anand Pathak sir for giving me the opportunity to appear before this platform and share my views. I also thank Honorable District and Session Judge Guna, Shri Koshta sir, for giving me the opportunity to appear before this program. I also thank my District and Session Judge Ujjain, Shri LP Singh sir, for permitting me and recommending my name to appear before this platform, and my special thanks to respected Shri Harsh Behrawat sir, who has been instrumental in carrying forward this program and who has been very inspirational, not only to me but also to other youngsters to come up before this platform and give and share their ideas. Thanks, thank you, thanks a lot.